हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो देखो, ह्यूमंस में ना कभी भी हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कर सकते। जैसे मेंडल ने अपने पी प्लांट्स में कोई भी ट्रेट को स्टडी करने के लिए क्रॉसेस किए थे, वो हम ह्यूमंस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनएथिकल भी है, टाइम भी काफ़ी लंबा लगेगा। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को किसी फैमिली में स्टडी करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर आपको स्टडी करना है कोई भी एक ट्रेट, कोई भी एक डिसऑर्डर कैसे इनहेरिट हुआ है, हाउ अ ट्रेट इज़ इनहेरिटेड ओवर जेनरेशंस इन अ फैमिली, कि एक फैमिली में कैसे एक ट्रेट पास ऑन हुआ है हर जनरेशन में, तो उस चीज़ की स्टडी करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप एक फैमिली ट्री बनाते हो, पूरी हिस्ट्री देखते हो, ग्रैंडफादर, उनके फादर, लाइक मम्मी पापा, उनके बच्चे, सारी चीज़ की स्टडी, आप एक पूरा फैमिली ट्री बनाते हो ताकि आप डिटेक्ट कर सको, आप आइडेंटिफाई कर सको किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर, कोई म्यूटेंट जीन जो रिसेसिव थी, डोमिनेंट थी, ऑटोजोमल थी या सेक्स लिंक थी। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, पेडिग्री एनालिसिस करते हो। ये क्या होता है, टू स्टडी अ पर्टिकुलर ट्रेट दैट इज इनहेरिटेड ओवर सेवरल जनरेशंस इन अ फैमिली। अब समझते हैं लैंग्वेज ऑफ पेडिग्री। तो एनसीईआरटी में जब आप एक पेडिग्री के लिए एक फैमिली ट्री बनाते हो तो उस वहाँ पर आपको हर एक कि आप मदर क्या दिखा रहे हो, फादर क्या दिखा रहे हो, कैसे आप उसके ऑफस्प्रिंग्स दिखा रहे हो, अफेक्टेड दिखा रहे हो, तो इसके लिए सिंबल्स ना डेजिग्नेटेड हैं, जो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड है, मेंशन्ड है। उन्हीं के फिगर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं और वही मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेल शो करना है तो आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, अगर आपको फीमेल शो करनी है तो आप सर्कल बनाओगे। अगर किसी भी जनरेशन में सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, मेल या फीमेल, तो हम उसे डायमंड से शो करते हैं। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना होता है कि वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड मतलब डिजीज्ड है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं बॉक्सेस को हम फिल कर देते हैं। जैसे ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल, और यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है लेकिन ये अफेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हमें दिखाना होता है मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो हम सिंगल लाइन से दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये शो करता है मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब अगर हमें कॉन्सैजिनस मीटिंग दिखानी हो, यानी कि मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉक्सेस को डबल लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक जनरेशन से जब आपको दिखाना होता है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स बने, उनके बच्चे कैसे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक मेल है, फीमेल है, आप लाइन नीचे करते हो और फिर नीचे एरो करके शो करते हो आपके कि उनके ऑफस्प्रिंग्स क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इनके क्या है, ये पेरेंट्स हैं और ये इनके चिल्ड्रन हैं। अब ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है लेफ़्ट टू राइट, कैसे बर्थ हुआ है, यानी कि पहले क्या हुआ, मेल हुआ एंड उसके बाद फीमेल, डॉटर हुई, तो पहले सन हुआ फिर डॉटर हुई, लेफ़्ट टू राइट ये ऑर्डर होता है। अगर सपोज़ पहले डॉटर हुई होती तो पहले आप सर्कल बनाते, और अगर बाद में सन हुआ होता तो आप बाद में स्क्वायर बनाते। तो ये ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में चिल्ड्रन का उनका जन्म हुआ है, तो आप उस ऑर्डर में इसको प्लेस करते हो। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि पेरेंट्स तो नॉर्मल है लेकिन उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में, तो ये पेरेंट्स तो नॉर्मल है क्योंकि मैंने इनको फिल नहीं किया है, लेकिन इनका जो ऑफस्प्रिंग है जो कि मेल है वो अफेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे फिल करके शो करते हो। ठीक है, फिर डायमंड में अगर नंबर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इतने नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग थे और ये अनअफेक्टेड है क्योंकि ये फिल नहीं है। कई बार बहुत जेनरेशन्स में सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता है और इतना पता था कि 5 ऑफस्प्रिंग्स थे पर दे वर अनअफेक्टेड, सो आप उनको ऐसे शो करते हो कि आप डायमंड बनाते हो और उस पर नंबर लिख देते हो कि कितने ऑफस्प्रिंग्स थे। ज़रूरी नहीं है 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है, और ये क्योंकि फिल नहीं है तो दे आर अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में, नीट में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी पेडिग्री एनालिसिस का कोई फिगर देते हैं और आपसे बोलते हैं कि वो कौन सा ट्रेट है बताओ, वो ऑटोजोमल है या फिर वो सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। ठीक है, उससे मतलब आप पूरा पता लगा पाओगे कि ये पेडिग्री एनालिसिस में ये ट्रेट क्या है। ठीक है, पहला आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये जेनरेशन्स को स्किप कर रहा है, मतलब ये पेरेंट्स हैं, ये जो एक ये कंप्लीट रो है, ये पहला जनरेशन है और ये उनका दूसरा जनरेशन है, सेकंड रो, यानी कि इन पेरेंट्स के लिए ये क्या है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रेट अगर जनरेशन्स को स्किप करे, जैसे यहाँ पर पेरेंट्स अफेक्टेड में मेल अफेक्टेड था लेकिन फिर
ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर अफेक्टेड हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेट क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। हमेशा याद रखना, अगर जेनरेशन स्किप करे यानी कि रेसेसिव ट्रेट है। दूसरा चीज़, अगर वो जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल में थी, यहाँ पे ग्रैंड सन में है और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर में है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है ना कि मेल ही को होना है या फीमेल को ही होना है, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादातर चांस है दैट इट विल बी ऑटोजोमल। मोस्टली ये चांस होगा कि ये क्या होगा, ऑटोजोमल डिजीज़। ऑटोजोमल क्या, हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोजोमल, 22 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स ऑटोजोमल होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। तो हो सकता है चांस दैट ये जो ट्रेट है ये ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स में है। अब चलो, अगर आपको शो करना है, मैं आपको ये समझाऊं कि ये क्रॉसेस कैसे हो रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका मेल अफेक्टेड है और ट्रेट क्या है, रेसेसिव है। तो ये कब होगा, जब होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट होगा तभी तो ये डिजीज़ दिखाई देगी। यानी कि मेल आप, क्योंकि ये रेसेसिव है और अफेक्टेड है तो आप स्मॉल ए से शो करोगे, जो फीमेल है वो नॉर्मल है, सो आपने शो कर दिया कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। अब जो भी आपकी ऑफस्प्रिंग, अब देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड था, ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, यानी कि ये सारे क्या होंगे, कैरियर्स। यानी कि यहाँ पे इन पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हुई, यानी कि ये जो फीमेल हुई, ये मेल हुआ, ये फीमेल, ये सब क्या है, कैरियर्स हैं। कैरियर है मतलब इनका क्या होगा, जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। अब इनका क्रॉस हुआ जिस मेल के साथ, ऑफस्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो मेल है यहाँ पे ये बिल्कुल ही अनअफेक्टेड है और ना ही कैरियर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे शो करोगे कैपिटल ए, तो क्या होगा, अगली जनरेशन में वो डिज़ीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये जो सन है, यानी कि इनका जो सन है ये अफेक्टेड है। ऐसा कब पॉसिबल है कि यहाँ पे जो आपकी फ़ीमेल है वो खुद क्या है, कैरियर है, यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए है। तो जब आप ये वाला क्रॉस करोगे ना, कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो जब आप ये क्रॉस करोगे सो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है ऑफस्प्रिंग्स की। मेंडल का अगर हम पुनेट स्क्वायर बना के भी समझते हैं, तो अगर दो कैरियर आपस में क्रॉस करते हैं, याद रखो, दो कैरियर आपस में अगर क्रॉस करेंगे सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, उसमें वो डिजीज़ होगा, ठीक है। यही रीज़न है, देखो स्मॉल ए आया ना, अगर मैं दो कैरियर को क्रॉस करती हूँ तो ये चारों प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं ऑफस्प्रिंग्स की, तो उसमें ये जीनोटाइप भी आती है, दैट इज स्मॉल ए। तो यहाँ पे इनको क्या है, वो अफेक्टेड सन है, यानी कि स्मॉल ए है। अगेन आप यहाँ पे देखो, जो फीमेल है वो कैरियर है, लेकिन यहाँ पे जो डॉटर है वो अफेक्टेड है, इसका मतलब जो यहाँ पर मेल होगा वो भी कैरियर होगा। देन इज़ द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर जो डॉटर है उसको ये डिज़ीज़ है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा, पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या वो जनरेशन्स को स्किप कर रहा है। हाँ, अगर जनरेशन स्किप करे दैट मीन्स इट इज़ रेसेसिव। दूसरा, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि मेल में हो रहा है या फीमेल में हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑटोजोमल। जब भी आपको कोई भी क्रॉस दिखाना है, अगर वो इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो आप उसे दिखाते हो स्मॉल ए से। अगर आपको ये कोई भी, आप ए रखो, एच रखो, कोई भी अल्फ़ाबेट रखो, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपको हेट्रोजाइगस है, कैरियर है, तब आपको कैपिटल ए स्मॉल ए दिखाना है, ठीक है। और अगर परफेक्टली नॉर्मल है तो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ओके। अब दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, अगर कोई भी पेडिग्री एनालिसिस का फिगर है, उसका क्वेश्चन आया है आपको एग्जाम में कि क्या वो जेंडर बायस्ड है, तो पहला क्वेश्चन क्या करना था, अगर वो जेनरेशन स्किप करे दैट मीन्स इट्स अ रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। और अगर मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया, अगर वो जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो मेल में भी हो रहा है, फीमेल में भी हो रहा है इक्वली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ऑटोजोमल डिजीज़। क्या है, ऑटोजोमल है। जो हमारे यहाँ टोटल 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, अगर उनमें कोई भी तरीके का डिसऑर्डर है तो वो जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि वो ऑटोजोमल है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्स लिंक्ड है, मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट इफ़ अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है
तो आप देखोगे कोई भी पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे अगर ऐसा है कि मोस्टली इट इज़ द मैन हु इज़ अफेक्टेड और उनकी जो मदर है वो कैरियर है, सो इट इज़ एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड कैसे पता चलता है? इफ़ इट इज़ मोस्टली अफेक्टिंग द मेल एंड द मदर इज़ अ कैरियर, इट इज़ एक्स लिंक्ड। मैं समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मदर कैरियर है, ठीक है, मैंने क्रॉस किया, ये मदर है और ये फादर है, ठीक है, जिसमें जो मदर है वो कैरियर है, तो मैंने एक्स ए हेट्रोजाइगस स्टेट से शो कर दिया, एक्स ए एक्स मल्टीप्लाई बाय फादर एक्स वाई। अब इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी तो क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हैं? एक्स ए वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो अब आप यहाँ पे देखो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनका जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा, डॉटर नहीं होगी। अगेन ये हेट्रोजाइगस है, डॉटर कैरियर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उनका जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, सन अफेक्टेड है। तो ये कैसे हुआ? जब वो एक्स लिंक्ड है। तो कोई भी अगर पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन में अगर आप देखते हो कि मोस्टली इट इज़ द मैन हु इज़ अफेक्टेड और मदर जनरली कैरियर ही होगी, तो उसमें वो ट्रेट शो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्स लिंक्ड है। अच्छा एक चीज़ समझो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो मेल या फीमेल में होगा? ठीक है, रेसेसिव है तो जनरेशन स्किप करेगा, ठीक है, और एक्स लिंक्ड है तो मोस्टली मेल अफेक्टेड होंगे। ऐसा हम इसीलिए भी कहते हैं ना, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर रेसेसिव भी है अगर ट्रेट, अगर उस एक एक्स में वो सपोज करो यहाँ मैं ए से शो कर रही हूँ कि वो ट्रेट होने का, अफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी, तो मैं एक्स के ऊपर ए से शो कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मेल को अफेक्ट होना है तो एक कैरियर मदर से भी मेल अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फीमेल को अगर अफेक्ट होना है, ठीक है, अगर फीमेल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट अफेक्ट करेगा? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में वो जीन प्रेजेंट होगी, म्यूटेटेड होगी, तभी तो फीमेल में वो शो करेगा, क्योंकि फीमेल रिसेसिव कब होगी? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में होगा, क्योंकि होमोजाइगस होती है, राइट। तो जब तक दोनों क्रोमोसोम्स में नहीं है एक्स एक्स पे, तब तक फीमेल अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन मेल में तो अगर एक एक्स पर भी है तो वो अफेक्ट होगा। तो मेल तो अगर कैरियर मदर है तो अफेक्ट हो। अब मैं आपको 4 टाइप्स बता रही हूँ पेडिग्री एनालिसिस की। ये 4 चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो आप नीट में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में पेडिग्री एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या समझना है? अगर कोई भी ट्रेट जनरेशन स्किप नहीं करे, दैट मीन्स इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर हर जनरेशन्स में है और मेल और फीमेल सेक्स स्पेसिफाइड भी नहीं है, देन इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल है जो आपको नीट के लिए भी याद रखना है, दैट इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। दूसरा, अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है ट्रेट लेकिन जनरेशन्स को स्किप करे, ठीक है, स्किपिंग जनरेशन्स, तो वो क्या होगा आपका? ऑटोसोमल रेसेसिव, ओके। इसका जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर वो सेक्स लिंक्ड है यानी कि एक्स लिंक्ड है। अगर कोई भी ट्रेट जिसमें फादर अफेक्टेड है, ठीक है, फादर अफेक्टेड है, ध्यान से सुनो, लेकिन उनकी जो डॉटर्स हैं वो अफेक्टेड हैं और सन नहीं, तो दैट मीन्स इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फादर में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स लिंक्ड है यानी कि एक्स फादर का जो एक्स है वो अफेक्टेड है, तो जितने भी डॉटर्स होंगे उनमें एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आएगा जो कि नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, लेकिन फादर से जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो यानी कि एंड बिकॉज वो डॉटर में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ डोमिनेंट। क्योंकि कोई भी फीमेल में कोई भी ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा? जब वो रेसेसिव ट्रेट में है। तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में है तो ही वो एक्सप्रेस होगा अगर ट्रेट रेसेसिव है, लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम में है फिर भी फीमेल अफेक्टेड है, दैट मीन्स वो तभी पॉसिबल है जब वो ट्रेट डोमिनेंट है। तो अगर फादर अफेक्टेड है यानी कि फादर में तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स लिंक्ड है, अफेक्टेड है, एक मदर से आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर डॉटर अफेक्टेड है, दैट मीन्स इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट एंड एक्स लिंक्ड। लेकिन ऐसे में क्या होगा? सन्स अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि सन में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? मदर से आएगा,
राइट तो मदर से आएगा, इस वजह से सन अफेक्टेड नहीं होंगे लेकिन डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। तो अगर किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में आप देखते हो दैट अफेक्टेड फादर हैज़ ऑल द डॉटर्स अफेक्टेड बट सन नहीं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसका एग्जाम्पल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन डी डिफिशिएंसी रिकेट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। अब आता है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मोस्टली किसी भी पेडिग्री के फिगर में अगर आप देख रहे हो कि मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, दे आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो कभी भी रेसेसिव स्टेट में तो वो क्या होगा, रेसेसिव स्टेट में भी होगा तो भी वो एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में 2 होते हैं। तो रेसेसिव स्टेट में अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम में है तो फीमेल तो एक्सप्रेस नहीं करेगी जब तक उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस एक्स क्रोमोसोम में वो ट्रेट है तो मेल अफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से अगर मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड तो हमेशा याद रखो इट इज़ एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हीं चारों टाइप्स के अलग अलग पेडिग्री एनालिसिस के फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक बात याद रखो, पेडिग्री एनालिसिस में ना आपको चीज़ों को रटना नहीं है, मेमोराइज़ नहीं करना है, बेसिकली आपको इनके पीछे का लॉजिक, इनके क्रॉसेस वो समझने हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।